बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कंवल खुशामदीद कहती हूँ आपको प्रोग्राम चीख उठा कराची में। लंपी स्किन डिजीज़ जो इस वक्त पूरे कराची में जितने भी ऐसे गाय और बछड़े और ऐसे तमाम कैटल फार्म्स या आवाम तक उस गोश्त और दूध की तरसील या फिर कोई इसके हवाले से हुकूमती मशीनरी हरकत में आई है या सिर्फ नोटिस लिए गए हैं, लेकिन फिल वक्त अगर हम आपसे कहें तो इस वक्त पूरे कराची में ये एक उफ्ताद की तरह ये वबा फैल गई है जानवरों में। अच्छा, एक चीज़ आपको बता दें कि ये गाय और बछड़ों में यानी कि बछिया जिसका गोश्त जिसे कहते हैं, जिसका दूध और गोश्त हम लोग अपने इस्तेमाल में लेकर आते हैं, ये उनमें फैली हुई है। होता क्या है कि जैसे में आपको पता ही है कि बड़े बड़े दाफड़ और बल्कि फोड़े बन जाते हैं जो कि स्किन के ऊपर और स्किन के अंदर तक फैले होते हैं, और वो ऐसे होते हैं कि उनके अंदर पस पड़ी होती है और वो गोश्त के अंदर तक वो पस गई होती है। ऐसे जानवर का दूध और गोश्त कितना खतरनाक हो सकता है आपको पता है। अब हम एक कैटल फार्म में मौजूद हैं और अभी ये प्रोग्राम में आप जरा देखेंगे भी आगे चल के कि इतने जानवर इस वक्त हलाक हो चुके हैं, और जो जानवर बच रहे हैं जिनकी थोड़ी सी मतलब बीमार हैं, लेकिन उनके लिए फिर ये किया जाता है कि थोड़े से अगर वो चलने फिरने के काबिल हैं, बस उनकी जो है वो बस करीब ही है उनका वक्त आना, तो उनको क्या कर रहे हैं कि कुछ लोग जो हैं, कुछ व्यापार जो हैं वो ये कर रहे हैं कि इंसानी जानों के ऊपर रिस्क लेते हुए, कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए उनको बेच रहे हैं, सस्ते दामों बेच रहे हैं, फिर वहाँ से कुछ आकबत ना अंदेश उनको ख़रीद रहे हैं, उसी का दूध बेचा जा रहा है, उसी का गोश्त बेचा जा रहा है। कहा जा रहा है हुकूमत की जानिब से और KMC की जानिब से और जो फूड अथॉरिटी है उसकी जानिब से कि हम तवेलों में जो गोश्त है वहाँ से जो लोग परचेज़ करेंगे तो उसकी गारंटी हम ले रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि आप नहीं रोक सकते उस वक्त तक जब तक कि आप कैटल फार्म से उस बीमारी की जड़ को ख़त्म नहीं करेंगे, ये बात याद रखिएगा। मैं अपने इस स्टेटमेंट के ऊपर मैं इस वक्त क्यों कह रही हूँ, ये क्यों ये स्टेटमेंट दे रही हूँ और मैं अपने इस स्टेटमेंट पर किस हद तक कायम हूँ, ये मैं प्रोग्राम में आपको आखिरी हिस्से में मैं आपको बताऊँगी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात करेंगे ज़रा कैटल फार्म के मैनेजर से भी, हम बात करेंगे डॉक्टर से भी कि इसके जो इसके वेटनरी डॉक्टर होते हैं उनसे भी हम बात करेंगे। इसके अलावा जहाँ से गोश्त हम लोग परचेज़ करते हैं, क्या वहाँ पे तो ये गोश्त नहीं आ गया है, किस तरीके से एहतियात करनी है, ये भी हम आपको बताएंगे। और प्रोग्राम के आखिर में हम एक डॉक्टर से बात करेंगे कि अगर ऐसा गोश्त और दूध एक इंसान खाता है या बच्चा खाता है या कोई भी खाता है या पीता है ऐसा जानवर का दूध, तो उसके जिस्म में इसका क्या असर पड़ सकता है और कितना ख़तरनाक असर पड़ सकता है, ये हम जानेंगे प्रोग्राम के आखिर में डॉक्टर साहब से। आज का प्रोग्राम आप सबके लिए, कराची वालों के लिए देखना ज़रूरी है ताकि आप लोग जान सकें कि इस वक्त इस बीमारी से किस तरीके से हैंडल करना है। हाजी हमायूं, मैनेजर कैटल फार्म, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हमायूं साहब। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ ये कहूँगा कि आपके चैनल का शुक्रगुजार हूँ कि आप ये मौक़िफ़ को हमारे सुनने आए। ये बीमारी आई हुई है जिसका कोई इलाज नहीं है और कोई। अच्छा, एक मिनट, मैं आपकी बात को काटूंगी। कुछ सुनने में आ रहा है कि इसका इलाज है, कोई इंजेक्शन है जो कि जरा 1 लाख से ज्यादा है, उसकी शायद कीमत है, 1 लाख के लगभग उसकी कीमत है, तो वो अगर लगाया जाए तो सुना है कि इस बीमारी का वो इलाज। मगर कोई हुकूमत तवज्जो दे, कोई सरकारी डॉक्टर आए तो पता चले ना इस वायरस का इलाज है, मगर कोई पूछने वाला ही नहीं है। लाखों का नुकसान हो रहा है। अगर अल्लाह ना करे ये वायरस इंसानों में चले गया तो फिर कौन संभालेगा इसको। तो हुकूमत की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है, हमारे को कोई सहूलत नहीं है, सिर्फ नुकसान देने के अलावा। सिर्फ चेकिंग के नाम पे आए दिन नुकसान दे रहे हैं। एक दिन ये दूध का सिस्टम खत्म ही हो जाएगा कराची से। इस वक्त जो ये वायरस के लिए है कि हमें कोई सहूलत नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। इतनी दवाइयाँ सरकारी तौर पे आती हैं, हमें तो कुछ मिलती नहीं ना। कोई सरकारी अस्पताल चले भी जाएं तो वहाँ भी हमसे पैसे मांगे जाते हैं। वही सरकारी दवाइयाँ सामने स्टोर पर बिक्री होती हैं। तो अगर इस वायरस को नहीं देखे गया, किसी भी टाइम ये इंसानों में जा सकता है। ठीक है सर, ये मुझे बताइएगा, एक हमायूं साहब के जाहिर ये कि कैटल फार्म चलाना खुद एक बड़ा मुश्किल काम होता है और मुश्किल बना दिया गया है। आपके बकौल इसको मुश्किल बना दिया गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हुकूमत ने कुछ नोटिस वगैरह लिए थे कि भाई इस बीमारी को, शुगर है उनके नॉलेज में ये बात आ गई थी, तो नोटिस वगैरह लिया गया, उस नोटिस का कोई असर नजर आ रहा है आपको? कुछ भी नहीं। कोई नोटिस अगर लिया होगा सिर्फ दफ्तर के अंदर नोटिस लिया है इसका, बाहर कोई नोटिस नहीं। हम तो जानते नहीं, एक बचपन में जानते थे कि सरकारी हॉस्पिटल होते थे और डॉक्टर चेक करने आते थे। अब इस सिस्टम ही खत्म हो गया सरकारी। सिर्फ ये दफ्तरों के हद तक है, बिल्कुल दफ्तरों की हद तक है। लाखों की दवाई हैं जो हमें नहीं मिलती। हर चीज से हम इसको बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब तक आपके इस कैटल फार्म में कितने जानवर अफेक्टेड है?
हमारे पास तकरीबन 150 के करीब है। काफ़ी तो हमारा नुकसान हो चुका है, काफ़ी मर चुके हैं, भी तकरीबन 2-3 जानवर हमने उठा के दे दिए हैं। तो उसके बाद ये है कि मजीद नुकसान हमें ये दिया जा रहा है कि दूध की गाड़ियों को रोक के चालान करके 50-30 हज़ार रुपये ले लिए जाते हैं, ना हमें उसकी कोई रसीद दी जाती है। तो हम इधर वायरस की दवाइयाँ खरीदें, अगर आप सहूलत नहीं दे सकते तो कम से कम बंद तो नहीं करो। इसका मतलब हम समझेंगे आप किटल फार्म कराची से ख़त्म करवाना चाह रहे हैं। कोई सहूलत नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, किसी किस्म की सहूलत नहीं है। अब इतना खतरनाक वायरस है, कोरोना से तो आप जान छुड़ा नहीं सके, दूसरा आ गया। तो हुकूमत का फर्ज है ना सहूलत दें कि फार्म को ये नुकसान के अलावा नहीं है। पानी हमारा अपना है, 50,000 रुपये का बिल हमें थमा देते हैं महीने में, लो नहीं लो बिल दो। मतलब इस शोबे को सरकारी तौर पर खत्म किया जा रहा है, खत्म कर। हमायूं साहब, एक तो आपका मौक़िफ़ सामने आ गया, मैं शुक्रगुज़ार हूं कि आपने कोई लगी लिपटी नहीं रखी इसके अंदर। सही बात कही है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि देखिए कि आगे जाहिर आपका कैटल फार्म है और आगे बस ये देखिए कॉर्नर पे खड़ा हुआ है रमजान के फौरन बाद, ईद के फौरन बाद आपको पता है कि बकरा ईद की तैयारी शुरू हो जाती है, क्योंकि लोग एक महीने पहले जानवर लाना शुरू होता है। अब अगर इस बीमारी को यहाँ पर कंट्रोल नहीं किया गया, आपके ख्याल में आगे चल के बकरा ईद पे इस दफा फिर मामला खराब होने वाले? संभाल नहीं सकेंगे, गली गली जानवर पड़े होंगे रोडों के ऊपर, ये गली गली जानवर पड़े होंगे रोडों के ऊपर, और ये बिल्कुल इंसानों के साथ रहते हैं जानवर, ये हर घर में अपने तौर पर भी लोगों ने पाले हुए। तो ये मर्ज मुंतकिल हो सकता है। मैं फिर कहूंगा कि मैं आपके चैनल का शुक्रगुजार हूं कि किसी चैनल ने तो हिम्मत नहीं की है ये मौक़िफ़ लाने के लिए। ये खतरनाक जो है हमारे पे समझो यूक्रेन वाला मसला जो नाजिल हो गया हमारे पे, आपके चैनल का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। कम से कम आपने आगे तो बचाई, हिम्मत तो करी, आगे तो बढ़ा आपका चैनल, कोई भी आगे आने को तैयार नहीं है। और दूसरी बात ये कि एक बात याद रखिएगा कि कैटल फार्मिंग ये बड़ा एक मुश्किल शोबा है, ये कैटल फार्मिंग हर कोई नहीं कर सकता। कैटल फार्म को आपको अपनी इस सनत को आपने फरोग देना है। इसके लिए हुकूमत सिर्फ जुबानी कलामी खुदा के लिए मैं आज इनके पास आई सिर्फ इस वजह से हूं ताकि इस बात की तस्दीक हो सके कि हुकूमत सिर्फ नोटिस लेने के लिए है या प्रैक्टिकली अगर कुछ करना पड़े तो अभी तक उसका 0 बटा सन्नाटा, उसका एक रिजल्ट हमें सामने नजर आ रहा है। कोई इसका नोटिस का अभी तक यहाँ पे सिवाय इसके, देखिए जब तक कि आप किसी बीमारी की जड़ को नहीं पकड़ेंगे ना, आप पैनाडोल से उसका इलाज नहीं कर सकते। अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप सिर्फ गोश्त की तरसील को रोककर, दूध की तरसील को रोककर आप इस मामले को ठंडा कर सकते हैं या फिर इस चीज को आप कंट्रोल कर सकते हैं, आप बहुत खामख्याली में है। अगर आपने इसको कंट्रोल करना है, सबसे पहले कैटल फार्म में आइए और यहाँ पर आके जो इनके इंजेक्शन हैं, जो भी इसका क्यूरेशन, इसका पीरियड है, जो भी इसके लिए दरकार है, आप इनके साथ ताउन कीजिए ताकि यहां से सेहतमंद जानवर हो। आप कहां तक इसे रोकेंगे? मैं आपको प्रोग्राम के अंदर दिखा चुकी हूं कि अगर आप गोश्त के हवाले से बात करते हैं ना, इस गोश्त को अगर आप रोकने के लिए चलें तवेलों में तो आपके लोग खड़े होते हैं, केएमसी खड़ी होती है, आपकी वो स्टैंप लगी होती है, मोहर लगी होती है गोश्त के ऊपर जो एक नीले रंग की होती है, उससे तो चले आप एक किसी हद तक आप ये समझ रहे हैं कि हम लोग इस चीज को कंट्रोल कर लेंगे। आप उनका क्या करेंगे अगर यही जानवर फर्ज करेंगे बाहर आएंगे और इनको बेचा जाएगा औने पौने दामों, और उसके बाद ये गली मोहल्ले में जो छोटी छोटी दुकानें बनी होती हैं अगर वो इनको ले लें और इनका गोश्त काट के आम आवाम को खाए, आप रोक ही नहीं सकते। आपको अगर रोकना है तो सबसे पहले आपको कैटल फार्म में आना होगा और इनको सबसे पहले यहाँ से इस बीमारी को पकड़ना होगा और यहाँ से उसको क्यूरेशन उसकी करनी होगी। क्योर यहाँ से करेंगे तो इसके असरात आपको आवाम तक इसके नजर आएंगे, तब हम मानेंगे कि हाँ ये है सही मानों में नोटिस हुकूमत का इस बीमारी के खिलाफ। और कुछ कहना चाहेंगे अगर आप? हमने अपने जानवर तो कसाईयों को नहीं दिया, हमने 4 जमीन खड्डा करके जमीन में चूने के साथ हमने दफन करे, ये तो कर सकते हैं। बाकी अपने कसाईयों की दुकानों में कमेले घरों में बने हुए, तो आप एकदम तो करें। घरों में माल कट रहा है, मोरे अपने पास है दुकानदारों के पास बनी हुई, सब हर कोई अपना हिसाब हफ्ते का लेके निकल जाता है। हम तो सब बात जानते हैं, 37 साल से इस मसले में, 37 साल से मैं। ठीक है, और ये भी आपके इल्म में है कि अगर ऐसे जानवरों को अगर यहाँ पे आपने इसको नहीं किया तो ये इतनी तेजी से फैलने वाली बीमारी है कि वाले बेच रहे, तो बाड़ा आपका तबाह है। फिर इसका मतलब है कि कुछ दिनों के बाद आपको एक गाय भी खुदा ना खास्ता यहाँ पे नजर नहीं आएगी। हमने बताया कि हमें सहूलत तो हुकूमत क्या देगी, वैक्सीन क्या देगी, डॉक्टर क्या देंगे। अरे दूध की गाड़ियों को खड़े करके चालान करके 20-20 हजार रुपये छीन ले रहे हैं, ये भी तो एक टारगेट क्लिनिक हो रही है। क्या करें, 3 लाख की भैंस हो गई है, 3 लाख की भैंस, चारा कितना महंगा। मगर ये बीमारी कंट्रोल कर लो, चाहे हम बाड़े खत्म कर देंगे, मगर बीमारी खत्म कर ले हुकूमत ये, नहीं तो ये मतलब सही कह रही है बाजी के बकरे ईद के बाद एक नई क़यामत आ जानी है। ठीक है सर, अब मुझे ये बताइएगा कि कुछ सुनने में ये आ रहा है कि ये जो डिजीज है लंपी स्किन डिजीज जो आपके जानवरों को भी अफेक्ट कर रही है इस वक्त। जी जी, मैंने देखा है। मुझे ये बताइएगा कि
इसका आपने ये तो बताया कि हुकूमत सिर्फ नोटिस ले रही है और कुछ कर नहीं पा रही, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि ये सिर्फ गाय और बछड़ों को है, जो भैंस होती है वो बची भी है अभी, भैंसे बची भी है अभी, सिर्फ ये बछड़ों को गायों को है, गायों को आया मर दिया। सही है। तो अगर आप सिर्फ गाय और बछड़ों के, कम से कम ये तो है कि भैंसे अभी तक वो हैं, सेफ हैं। बकरा ईद तो नहीं करना। अपने आप सिर्फ ये याद रखिएगा कि दूरअंदेशी से काम लीजिए। अगर कैटल फार्म यहाँ से इस तरीके से बर्बाद हो गए, यहाँ से जानवर अगर इसी तरीके से तहस नहस हो गया और ये जानवर जो थोड़ा बहुत मार्केट के अंदर आ भी जाएगा, इसको आप रोक नहीं सकते हैं। मैं साइमा कंवल पूरी गारंटी से आपको कह रही हूं, मैं पूरा प्रोग्राम करके आई हूं। आप अगर कैटल फार्म से इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो मार्केट में आने से आप इस गोश्त और दूध को नहीं रोक सकेंगे। अगर 100% नहीं तो 50%, 50% नहीं तो 20%, तो हर सूरत में ये गोश्त और दूध आपको, आम शहरियों की जिंदगियों को बर्बाद करेगा, उनको बीमारी का शिकार करेगा। तो सिर्फ आपको ये करना है कि कैटल फार्म मैं आकर सबसे पहले इनकी भी सुन लीजिए और इनके साथ जरा थोड़ा सा ताउन कीजिए। ये इंजेक्शन अगर कॉस्टली है तो हुकूमत इसके लिए फराहमी में मदद करे इनकी, ताकि इनका जानवर भी बच सके, इनका कारोबार भी चल सके और सबसे बढ़कर के ये जानवर जो इस वक्त इस बीमारी का शिकार है उनकी क्यूरेशन हो सके और आम आवाम तक ऐसा गोश्त और दूध ना पहुंचने पाए। ये प्रोग्राम करने का मकसद सिर्फ ये है कि हुकूमत सिंध एक दफा ये बात, हमारी गुजारिश जरा सुन ले। आप ही का फायदा है, आवाम का फायदा है, हमारा कुछ नहीं जाएगा। मुल्क का भी फायदा है, इस मुल्क का भी फायदा है। जिसको हम बोलते हैं जिए पाकिस्तान, तो कम से कम पाकिस्तान के नाम की लाज रख ली जाए। या तो फिर हमारी समझ में तो एक ही बात आ रही है, कोई सड़े हुए दूध के जहाज आए हुए सूखे, उसको बेचने के लिए भैंसों को खत्म किया जा रहा है। कुछ तो है ना इस मसले के पीछे। अच्छा, कितने दिन में इस बीमारी से एक जानवर जो होता है वो अफेक्ट होने के बाद मर जाता है? तकरीबन 6-7 दिन लेता है बस, इससे ज्यादा नहीं। वो पूरे बदन पे बड़े बड़े इसके वो आ जाते हैं। एक तो वैसी भी बड़ी तकलीफ होती है इसमें जानवर को, पूरे जिस्म में फोड़ा। हमारे जिस्म में अगर इतना सा भी कोई अगर पिंपल निकल आए ना तो जिंदगी अजाब हो जाती है उसमें जब पस पड़ी होती है। ये बेचारे मासूम जानवर यही लिहाज कर लें, आप इनका लिहाज नहीं कर रहे कि कैटल फार्म वाले जाए ऐसे जैसे कि भाड़ में जाए, आवाम जाए भाड़ में, तो ये मासूम बेचारे बेजुबान जानवर, इनकी तकलीफ का कोई लिहाज कर ले या इनकी कोई तकलीफ समझ ले। इतने बड़े बड़े जिस्म के अंदर वो फोड़े निकले हुए हैं, पस से भरे हुए, जो कि गोश्त के अंदर तक उनका पस गया हुआ है। अब मामले की संगीनियत को समझें। हर कुछ अरसे के बाद कोई ना कोई कराची के अंदर ऐसा केस आता है, कुछ ना कुछ ऐसी उफ्ताद आ जाती है जो वक्त रहते हुए हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। अभी तो ये इब्तदा है, अभी भी काफ़ी नुकसान इस इब्तदाई दिनों में हो चुका है। बजाय ये याद रखिएगा कि अभी बहुत नुकसान होने से हम बच सकते हैं अगर आप हमारी बात मान लें। हमारे इस प्रोग्राम को रजिस्टर्ड हम कर रहे हैं, आपकी मदद के लिए कर रहे हैं, हुकूमत सिंध के लिए कर रहे हैं, कंसर्न अथॉरिटीज़ के लिए कर रहे हैं। खुदा के लिए ज़रा इनकी भी चीख सुन लीजिए, इससे पहले कि यह चीख पूरे कराची की चीख बन जाए। जनाब, अब यहाँ पर हम लोग आ गए हैं। ये वो जगह जहाँ से आपके और हमारे घरों में बीफ वगैरह जा रहा है। आज हम चिकन की बात तो कर ही नहीं रहे, आज हम बात कर रहे हैं बीफ की। और वो जो एक ख़ास किस्म की बीमारी जानवरों में फैल गई है, जिसके बाद अब ये सुनने में आया है और इस बात के सबूत भी सामने आए हैं कि वो जानवर काट कर बाकायदा तौर पे उनके वो जो फोड़े हैं वो निकाल कर और वो गोश्त आपके और मुझे भेजा जा रहा है। तो अभी यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर फूड अथॉरिटी रिजवान शेख साहब जो हैं वो आए हैं विजिट पे हमारे साथ, और ज़रा देखते हैं कि यहाँ पर जो गोश्त है क्या ये वो गोश्त है कि जो आपके और हमारे लिए इस वक्त इंतहाई मुज़र सेहत है, क्योंकि ये एक बीमार जानवर का गोश्त है, या देखते हैं कि यहाँ पर थोड़े से कवानीन को फॉलो किया गया है। अच्छा, हमारी आमद का जैसे ही पता चला और सिंध फूड अथॉरिटी की टीम के आने का भी पता चला, तो उसी वक्त जो कुछ कसाब थे उनको शायद भागने का मौका नहीं मिला, या वल्लाह आलम के वो शायद क्लियर थे, इस वजह से वो वहीं पे बैठे हुए थे। और बहुत से कसाब अपनी दुकानें उसी वक्त दिन दिहाड़े बंद करके भाग गए। क्या मतलब है इस बात का कि शायद उनको पता है कि हम हिफ्ज़ान सेहत के मुताबिक गोश्त नहीं बेच रहे, और वो जानवर शायद वो बीमार जानवर, वही जानवर जिसके हवाले से हम बात करने के लिए आए हैं, उसी गोश्त के हवाले से
उस बीमार जानवर का शायद गोश्त बिक रहा है, इसी वजह से दुकान पे ताले डाल के दिन दहाड़े वो चले गए। इस वक्त सिंध फूड अथॉरिटी से हमारे साथ बात करेंगे सैयद उमर, जो इस वक्त तमाम गोश्त को वो हिफ्ज़ान सेहत के मुताबिक है या नहीं है, बीमार जानवर का है या नहीं है, तमाम चीज़ों को जो मॉनिटर करते हैं वो सैयद उमर करते हैं। उमर, मुझे ये बताइएगा कि आप जानते हैं कि इस वक्त पूरे कराची में एक खबर जो है वो पूरे जंगल की आग की तरह फैली हुई है कि जानवरों में ख़ास तौर पे ये बीफ का गोश्त जो है, यानी कि जो गाय है, उनमें एक ख़ास किस्म की बीमारी फैली हुई है कि जिसमें पूरे जिस्म जो एक जानवर का है उसमें बड़े बड़े फोड़े निकले हुए हैं। उसको सुनने में आया है कि उस जानवर को तल्फ करने के बजाय या उसका इलाज कराने के बजाय उसके वो जगह साफ करके वो फोड़े जो है ना वो काट के उसके गोश्त को फरोख्त किया जा रहा है। पहले तो मुझे ये बताइएगा कि ये कितना मुज़र सेहत होगा एक आदमी के लिए या एक इंसान के लिए जो ये गोश्त खाएगा? देखें, सबसे पहले तो ये कि जो आपने बात करी कि इस तरह का कोई गोश्त खा ले तो उसके साथ क्या होगा, कि देखें इसी हवाले से गवर्नमेंट ने जो है ना ये पॉलिसी बनाई है कि स्लॉटर हाउसेज जो गवर्नमेंट के बने हुए हैं या मुख्तलिफ बने हुए हैं वहाँ से जो है ना गोश्त इनको लेने के लिए पाबंद किया गया है कि ये वहीं से लें। उसकी वजह ये है कि वहाँ पे जब गोश्त ज़िबा होने आता है, जानवर ज़िबा होने आता है, तो उसकी इंस्पेक्शन होती है कि उसे किसी भी किस्म की कोई बीमारी ना हो। तो जो फोड़ों की बीमारी आपने कही उसमें तो ये है कि वो वाज़ेह बीमारी है, वहाँ पे इस तरह की भी चेकिंग की जाती है कि भाई कोई ऐसी बीमारी ना हो जो इनके ऐसी जो नज़र ना आने वाली बीमारी हो, वो जानवर के अंदर हो। और जाहिर सी बात है जब कोई इस तरह का जो जानवर बीमार हो और उसका गोश्त जब कंज्यूम किया जाएगा तो मुमकिन है कि वो और तरह की बीमारियाँ जो है पैदा करे इंसानों के अंदर। तो इस बीमारी का कोई इलाज है या तल्फ करना ही जानवर को सबसे बेहतर तरीका है? देखिए, तल्फ करना तो हल नहीं है, उसका इलाज बिल्कुल होगा, ऐसा नहीं है कि कोई इलाज ना हो। तो बीमारियां होती हैं तो इलाज भी मौजूद होता है। तो उसके ऊपर तो जो तहकीक है जो इसके रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो करेंगे। हमारा काम ये है कि हम इस चीज़ को वो करें, ज़रूरी बनाएं, यकीनी बनाएं कि जो है ना गोश्त आ रहा है वो स्लॉटर हाउस से ही आ रहा है, वो खुद से यहाँ पे ज़िबा ना कर रहे हो या इस तरह के जानवर जो बहुत सारे लोग डर के जो है ना जानवर निकाल देते हैं कि भाई बीमार हो गया तो वो इधर उधर मार्केटों में आता है। तो अभी आपने देखा अंदर तक मार्केट तक जाके हमने गोश्त वालों को चेक करने की कोशिश की कि इस तरह का कोई गोश्त यहाँ पे ना आए जो स्लॉटर हाउस से चेक होकर ना आ रहा हो। अच्छा उमर, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, कराची में हर गली के नुक्कड़ पे कोई ना कोई ऐसी जगह ज़रूर होती है जहाँ पर किसी स्लॉटर हाउस से नहीं बल्कि खुद जानवर लाकर, कैसा भी जानवर हो, आप ले आओ, कचरा खाने वाला जानवर हो, ये जो फिरती हैं गाय, कोई इस तरह का जानवर हो या फिर इसी तरह का कोई जानवर हो जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि वो फोड़ों वाला ज़्यादा एक बीमारी का शिकार एक जानवर हो, वो लाते हैं और वो तो फिर काटते हैं और वहीं से जो है वो गोश्त कटता है और बिकता है। तो अब वहाँ पे क्या किया जाए? वो तो ज़ाहिर स्लॉटर हाउस से नहीं आ रहा और उन पर तो मेरे ख्याल में कि कोई शिकंजा भी जो है वो इतनी आसानी से नहीं डाला जा सकता। देखिए, बिल्कुल आप सही बात कह रही हैं। इसी वाले से मैंने आपसे कहा कि हम लोग इनको स्टैम्प्स लगते हैं स्लॉटर हाउस से जब गोश्त निकलता है और रसीदें इनको हमने रखने की पाबंदी है कि आपके पास डेली की रसीद हो कि हमने ये परचेज़ किया। अच्छा, आप जहाँ तक बात कर रही हैं कि जैसे इनको कोई चोट लगी हुई होती है ना, वो भी इसका पैच बन जाता है गोश्त के ऊपर ना, वहाँ खून जम जाता है, तो जानवर के गोश्त के ऊपर वो निशान आ जाता है कि भाई जानवर का यहाँ पे जख्मी जानवर था या बहुत ज़्यादा बीमार जानवर था। गोश्त उसका विजिबिलिटी, कलर वगैरह चीज़ें बता देती हैं जो हम लोग कलर की इंस्पेक्शन करते हैं। इसके अलावा अगर फिर भी हमें लगता है कि भाई गोश्त के अंदर स्मेल हो या हल्की सी भी हमें शक हो तो हम उसकी लेबॉर्ट्री हमारे पास मौजूद है। जैसे कि उसका रंग जो होता है अगर ब्राउनिश हो जाए तो वो फिर एक वो इंडिकेशन होता है कि ये जानवर का, ये ऐसा जानवर का गोश्त है जिसको आप मत खरीदें। ब्राउनिश तो वाज़ेह है कि जो है ना गोश्त पुराना हो चुका है, बासी जिसे हम कहते हैं ना। जो फ्रेश गोश्त होता है ना वो पिंकिश या बहुत ज़्यादा अगर फ्रेश हो तो पर्पलिश हो रहा होता है अगर उसको पैक करके रखा गया प्रॉपर। जैसे हमने इनको कहा है कि रैप करके रखें, आप देखेंगे इनके गोश्त में पिंकिश वो आता है या रेडिश आता है, कभी भी आपको पर्पलिश टाइप का वो नज़र नहीं आएगा। उसकी वजह यही होती है कि इन लोगों ने उस तरह की पैकिंग वगैरह नहीं की होती है, एनवायरनमेंट नहीं दिया होता। फिलहाल ये है कि हम लोग इनको आहिस्ता आहिस्ता फूड मीट सेफ्टी और हाइजीन के हवाले से जो है ट्रेनिंग देते रहते हैं, आगाही देते रहते हैं। तो ये एक दिन में ठीक होने वाली चीज़ नहीं है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो आने वाले वक्त में जो है ना ये बहुत इंप्रूवमेंट कर जाएंगे। कोई ऐसी निशानी या अगर किसी के घर में कोई गोश्त आ गया है और वो ऐसे जानवर का है जिसको फोड़े वगैरह निकले हो लेकिन उन्होंने फोड़े वगैरह काट दिए हो और फिर गोश्त बेचा हो, तो कोई ऐसी निशानी है कि जिससे कोई घर में आने वाली कोई औरत, जो घर की औरत है या फिर जो खरीदार मर्द है घर का, वो जान सके कि ये उस जानवर का गोश्त है? कोई खास निशानी है या नहीं? देखिए, सबसे पहले तो ये गोश्त जब मार्केट से लेते हैं ना तो वो जो है ना पीसेस में कटता है, तो वहीं पे आपके सामने होता है कस्टमर के कि वो जब देखे कि कोई ऐसा अलग से कोई पीस कटा हुआ ना हो जिससे पता चल जाए कि भैया अलग से काटा गया है, क्योंकि गोश्त का काटने के भी तरीका होता है इन लोगों का ना, तो उससे वाज़ेह हो जाता है कि हाँ भाई ये अलग को करके रखा हुआ गोश्त नहीं है या ये सही गोश्त है। दूसरी चीज़ ये कि
कोशिश करें कि ऐसे छोटे मोटे शॉप्स वगैरह से अभी फ़िलहाल जो है ये लोग वो करें, इज्तनाब करें कि ना लें, और किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे थोड़ा सफाई का ख्याल रखा गया हो। क्योंकि ऐसा ही होता है जब हम होता क्या है, एक ने 5 रुपये कम करे, वहाँ पे उसने गंदगी रखी हुई है, वहाँ से जाके कस्टमर खुद लेता है। महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार, उस चक्कर में मत पड़े। स्लॉटर हाउस से आया हुआ जो गोश्त है सिर्फ वो परचेज करें और कोशिश करें कि गोश्त को हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों के मुताबिक है या नहीं है। सबसे पहले आपका फर्ज बनता है कि आप अपने घर में जो गोश्त लेके जा रहे हैं सबसे पहले देखभाल के लेके जाइए, चेक करके लेके जाइए। अगर आपको इतना सा भी डाउट है कि ये गोश्त बीमार जानवर का है, ऐसे थोड़े ज़्यादा जानवर का है, या फिर वो सही गोश्त नहीं है, ताज़ा गोश्त नहीं है, तो खुदा के लिए मत परचेज कीजिए, अपनी सेहतों के साथ मत खेलिए। और जनाब इस वक्त मैं मौजूद हूँ लियाकताबाद में मौजूद इस गोश्त की मार्केट, जो कि बिलाशुबा ज़्यादातर कराची का जो गोश्त की तरसील का जो व्यापार है या तरसील है वो यहीं से होती है। अंदर चल रहे हैं बीफ मार्केट पे और देखते हैं कि वहाँ पर गोश्त इस किस्म का आया है, उसकी कोई चेक एंड बैलेंस हुआ है, उस पर कोई स्टैंप लगी है या नहीं लगी है, वो हम चल के अंदर देखते हैं। आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताइएगा कि वो जो एक लम्स डिजीज़ जो इस वक्त वो एक गाय के अंदर और बीफ के अंदर जो है जानवर के अंदर वो पाया जा रहा है, इसकी वजह से ख़रीदार कम हुआ है? उसकी वजह से जी ख़रीदार कम हो गया, फ़र्क आ गया मालों पे। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि जब आपके पास जानवर आता है ये कटा हुआ आता है? नहीं, जिंदा कटवाते हैं। नहीं, स्लॉटर हाउस से आता है। हाँ, भैंस कॉलोनी से आता है। जो उसका जो स्लॉटर हाउस है भैंस कॉलोनी का, ठीक है, सही है। तो स्टैंप वगैरह लगी होती है? हाँ, स्टैंप लगी हुई। ये मुझे बताइएगा कि जब अगर कोई ऐसा जानवर हो, फर्ज करें, क्योंकि अभी तो आप एक ऐसी जगह पे बैठे हुए हैं ना जहाँ पर स्लॉटर हाउस से गोश्त आ रहा है, तो वो स्टैंप वाला होता है, उसको चेक एंड बैलेंस करके भेजा गया होता है। लेकिन कुछ दुकानें आपको पता है कि मोहल्ले में, गलियों में लातादाद ऐसी दुकानें कि जो कि ना स्लॉटर हाउस से नहीं होता, वो खुद ही जानवर पकड़ते हैं, गिराते हैं, काटते हैं, बेच देते हैं, मतलब उनका कोई ताल्लुक नहीं होता। जैसे कि यहाँ पे आप लोग बैठे हुए हैं, तो वहाँ पर मुमकिन है कि वहाँ से मार्केट में ऐसा नहीं है। नहीं, जो ऐसे दुकानें हैं, जब कुछ ऐसे लोग हैं बाहर हैं, बाहर। ये बताइएगा कि ये वाले स्टैंप लगी हुई है इन जानवरों के ऊपर? देख रही नहीं आप, ये गवर्नमेंट की मोहर है। अच्छा, ये गोश्त तकरीबन सुबह कितने बजे आपके पास भैंस कॉलोनी से काट के लाया जाता है? 12 बजे का मेला करता है, यहाँ 2, 2:30, 3 बजे पहुँचता है। और कितनी देर तक आपको ये गोश्त खत्म कर देना होता है? जो 7-8 बजे तक बर्फ में डाल देते हैं। ठीक है, फिर वो नेक्स्ट डे के लिए होता है? जी, सुबह के लिए होता है वो। इस वक्त अगर मैं आपसे पूछूं, ये जो नजर आ रहा है गोश्त, ये सुबह का लाया हुआ है? जी, 12 बजे का लाया हुआ है। और ये आप 8 बजे तक जो बिक गया सो बिक गया, फिर वो उसको फिर आप फ्रिज में डाल देंगे, फिर सुबह वो बिकेगा। ठीक है, सही है। तो अगर कोई किसी जानवर को ऐसा बीमार लाया जाता है तो कुछ अंदाजा हो जाता है? आपका तो कारोबार है, आप तो इतने अरसे से ये काम कर रहे हैं। हाथ नहीं डालते बीमार माल पे ना, ऐसे हाथ नहीं डालते। गवर्नमेंट ही नहीं छोड़ेगी वहाँ पर भैंस कॉलोनी में, कमेले में। एक बात याद रखिएगा कि जो ये इस वक्त आया हुआ है, इस वक्त की बीमारी का जो इस वक्त दौर आया हुआ है जानवरों के ऊपर, एक बात याद रखिएगा कि अगर आपने गोश्त खरीदना हो तो प्रॉपर मार्केट जो है जहाँ पर स्लॉटर हाउस से आता है, जहाँ से भैंस कॉलोनी से आता है और देखभाल के वो गोश्त होता है, उसको चेक करके भेजा जाता है। कोशिश करें कि वहाँ से खरीदें, जैसे कि ये मार्केट है या गुरु मंदिर वाली मार्केट है, वहाँ से जाके खरीदें। क्योंकि जो छोटे छोटे गलियों के अंदर, वो छोटे छोटे उन्होंने घरों के अंदर, दुकानों के अंदर खुद जानवर काट रहे हैं, गिरा रहे हैं। आपको नहीं पता कि वो जानवर बीमार है या नहीं है, आपको नहीं पता, ना हमें पता है ना आपको पता है। इसकी कुछ खास सिम्टम्स होते हैं, निशानियां होती हैं। तो कोशिश करें कि जब तक कि कम से कम जो ये ऐसा गोश्त है, बल्कि कोशिश करें कि ज़्यादातर अगर आप घर की सेहत चाह रहे हैं, अपनी सेहत चाह रहे हैं, अपने बच्चों की सेहत चाह रहे हैं, तो इन जगहों से गोश्त खरीदें। क्योंकि अगर आप यहाँ से खरीदेंगे तो स्टैंप लगी हुई है, इसको चेक करके भेजा गया है। बाकी जो छोटी मोटी जगहें हैं, जो छोटी दुकानों में खुद जानवर खरीद के अगर वो गिराते हैं और फिर उसका गोश्त काटते हैं, उसका भरोसा नहीं है, ये याद रखिएगा। इसी हवाले से आपको अवेयरनेस के लिए हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा कि कमी आ गई है इस लम्स की, जो ये जानवर बीफ के अंदर जो ये आई है बीमारी, इसके बाद ग्राहकों में कमी आ गई है बीफ के खरीदारों में? जी, कमी आ गई है, इसमें आ गई कमी। मुझे ये बताइएगा कि किस तरीके से थोड़ा सा अंदाजा हो सकता है कि कौन सा ऐसा जानवर है जिसके अंदर ये पस वाला, जो फोड़ों वाला जो जानवर है, ये वो है? यहाँ पर नहीं आया जानवर अभी तक के। पस वाला जानवर अभी आया होता मैं आपको दिखा देते, यहाँ है ही नहीं। ये तो सील लग कर आ रहा, माल कमेले से कट रहा है। ये तो अगर किसी गोश्त के ऊपर आपको ये स्टैंप नजर नहीं आ रही है, डोंट बाय दिस,
ठीक है, आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि इसको आपने गोश्त नहीं खरीदना है, ये नहीं आपने खरीदना है, डोंट बाय दिस। अगर आपको ये पता चले कि कोई ऐसी जगह है करीब करीब में, इस जगह के अलावा जहाँ पर ऐसा जानवर आ सकता है, देखिए ये जगह तो ऐसी है ना कि यहाँ पे स्टैंप के अलावा और जानवर नहीं आ सकता कटा हुआ, लेकिन बहुत सी, अभी मैं इनसे भी बात कर रही थी, बहुत सी छोटी छोटी दुकानें जो प्राइवेटली खुली हुई हैं, जिसका मतलब जिसको एक मेरे ख्याल है कि बकरा गिराना या फिर गाय गिराना आ गई, वो छोटी सी एक दुकान खोल के बैठ गया, अब वो जानवर कहाँ से आ रहा है कुछ पता नहीं है। तो ऐसी दुकानें कुछ करीब करीब में आपके इल्म में है? अभी तो यहाँ पर तो कोई नहीं है, वैसे सील लगकर ही माल आता है यहाँ पर पहले काट नहीं, यहाँ पर नहीं, वैसे इर्द गिर्द कोई ऐसी दुकान पे कटता है, हर जगहों पे कटता है। फिलहाल मार्केट में नहीं कटेगा, मार्केट में गवर्नमेंट की तरफ से ही आएगा वहाँ का मेले से कोई। ठीक है, सही है। और अगर कोई जानवर बीमार होता है, उसके कोई गोश्त के अंदर कोई खास किस्म का कोई ऐसा होता है कि उसका पता चल जाए कि जरा थोड़ा सा ये जानवर ऐसा है, कुछ आपके अंदाजे में कुछ है? अभी जानवर इधर है नहीं, वरना आपको हम दिखा देते, अगर कोई बीमार चिमार होता या कोई नुक्स होता ना आपको दिखा देते। इसमें है नहीं नुक्स, नहीं तो आपको सारा कुछ दिखा देते। होगी इस पे भी, हाँ वहाँ से नहीं आ रहा मेले से अभी, वहाँ पर गवर्नमेंट ने तो बैठा हुआ है ना, वहाँ तो वो डॉक्टर बैठा हुआ ही है, तो वो पहले चेक करके भेजता है, तो वो यहाँ कैसे आएगा? यहाँ तो बिल्कुल डायरेक्ट कमेले से लिंक हुई है ना। ऐसी परेशान हो गए आप लोग के, अगर जब तक ये रहेगा उस वक्त तक जाहिर है कि बीफ का जो खरीदार है वो कम हो जाएगा। हमारी दुकानदारी का भी खतरा है ना भाई, हमारी दुकानदारी में बहुत फर्क पड़ेगा इससे। लेकिन अच्छी बात यह है कि बार बार मैं आपको बता रही हूँ कि अभी तक की इत्तलात के मुताबिक ऐसा नहीं है कि इस वाली बीमारी का इलाज ना हो। इसके लिए एक इंजेक्शन है, और ये पहले हैदराबाद में सबसे पहले ये जो था, इस बीमारी का इंकशाफ हुआ था कुछ अर्से पहले, लेकिन 2012 में सबसे पहले ये बीमारी जो थी ये जानवरों में देखी गई थी। 2012 से लेकर अब तक आप देख लें, इतने ज़्यादा साल नहीं गुजरे, तो कंपैरेटिवली ये बीमारी आप कह सकते हैं कि थोड़ी सी नई है। और इससे पहले कुछ अर्से पहले ये हैदराबाद में जो थी जानवरों को हुई थी, उसमें हुई थी, उसकी वजह से काफ़ी जो है वो जो जानवर था वो अफेक्ट हुआ था, और उसके बाद इस कारोबार पे भी और ख़रीदारों पे भी बहुत इसका जो था वो मनफी असर पड़ा था। और अभी भी ये जगह, अब मेक श्योर कि कोई भी ऐसा जानवर मार्केट में दुकान तक ना आ सके, इसके लिए जो मुतालिका इदारे हैं उनको मुतहरिक होना पड़ेगा, ये जिम्मेदारी उनकी है। और अच्छा, अभी वाकई में मैं यहाँ पर चूँकि आई हूँ तो मैंने देखा है कि कम से कम ज़्यादातर हमें टेंशन इस जगह की थी, इस वजह से क्योंकि यहाँ से ज़्यादातर गोश्त की तरसील का काम होता है। और इसके अलावा दूसरा नंबर जो है वो उसका है जो गुरु मंदिर वाली मार्केट है उसका है। तो अगर यहाँ पर फर्ज करें कि जानवर की वहाँ से ऐसा जानवर, मुतासिर जानवर, उसका गोश्त यहाँ से अगर नहीं जा रहा है तो काफ़ी हद तक आप तसल्ली रख सकते हैं। लेकिन अभी भी खतरे की तलवार हम सबके सर पे लटक रही है, जब तक कि ये या तो बीमारी ख़त्म ना हो जाए या फिर इतने मुतहरिक अंदाज में जो छोटे छोटे ये प्राइवेटली जो ये खुले हुई हैं, ऐसे कसाबों के ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स खुले हुई हैं, वहाँ पर भी अब मॉनिटरिंग अगर आप करें तो फिर बात बनेगी। यहाँ पर तो फिर भी किसी हद तक हम कह सकते हैं कि हालात तसल्ली बख्श हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद, और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से को समझें कि ये इस पूरे हमारे इतने दिन की मेहनत का और इस पूरे प्रोग्राम का एसेंस है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जानवर में तो बीमारी आ गई, लंपी स्किन डिजीज़ की जो बीमारी है वो तो हमने आपको दिखा दी, हम आपको हर तरीके से दिखा के आ चुके हैं। अब सवाल ये पैदा होता है सबसे इम्पॉर्टेंट कि अगर कोई शख्स, कोई इंसान अगर ऐसे अफेक्टेड लंपी स्किन डिजीज़ से मुतासिर एक जानवर का गोश्त खा लेता है या फिर दूध पी लेता है, तो क्या ये बीमारी ट्रांसफ़र हो जाएगी किसी इंसान में? अगर होगी तो किस हद तक होगी, और इससे किस तरीके से इसकी क्यूरेशन जो है वो होगी या नहीं होगी, कैसे होगी, कितने अरसे की होगी? इसके अलावा
अगर कोई इस तरीके से आदमी जो है वो इस ऐसे जानवर से अफेक्ट होता है तो सबसे पहला सवाल ये पैदा होता है कि उसको फौरी तौर पे क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए, जिनको अगर नहीं भी इत्तफाक हुआ है ये खाने का तो भी उनको कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मायानाज डॉक्टर जुनैद रब्बानी हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर रब्बानी साहब, ये मुझे बताइएगा कि देखिए ये आपने भी सुना होगा, ये लंपी स्किन डिजीज़ की जो बीमारी ये जानवरों में आ गई है, ख़ास तौर पे गाय और बछड़ों में। अब आपको पता है कि कराची में बकरे से ज़्यादा गोश्त ज़्यादातर गाय का खाया जाता है। चिकन के बाद सबसे ज़्यादा गोश्त जो है वो गाय का खाया जाता है। हम छोटी छोटी दुकानों से भी ले लेते हैं गोश्त, और इसी तरीके से दूध भी हमें बस चाहिए होता है, किसी भी छोटी मोटी दुकान से हम दूध भी खरीद लेते हैं। अब अगर किसी ऐसे, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि क्या ऐसे अफेक्टेड जानवर से ट्रांसफ़र हो सकती है किसी तरीके से ये बीमारी इंसानों तक? जी वालेकुम अस्सलाम। जी बिल्कुल हो सकती है ट्रांसफ़र, और इसमें जो है गाय का गोश्त जैसा आपने बताया कि ज़्यादा लिया जाता है, ज़्यादा खाया जाता है, और इसका डेयरी प्रोडक्ट या मिल्क जो है या दूध इसका काफ़ी पिया जाता है, कंज्यूम किया जाता है। इससे बीमारी बिल्कुल हो सकती है। और इसमें स्किन में वेजिकोपेपुलर रैश, जो जिस तरह छाले होते हैं, छाले नुमा जो चिकन पॉक्स में देखे जाते हैं, उसमें स्किन पूरी इन्वॉल्व हो जाती है। और इसके साथ साथ ओरल कैविटी जो मुँह का हिस्सा है उसमें भी सारी इन्वॉल्व होती है। इसमें पूरा स्कैल्प सर आपका भर सकता है इसमें, और पूरी बॉडी में इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। इसके साथ तेज़ फीवर, हाई ग्रेड फीवर जैसे बोला जाता है, और इसके साथ नज़ला, खांसी और दूसरे सिम्टम्स भी हो सकते हैं, जिसमें मैलेज होना, पेन होना, या पूरी बॉडी एक होना, मतलब पूरी बॉडी दर्द में बहुत ज़्यादा मुब्तला हो जाते हैं मरीज़। जो एल्डरली होते हैं, जो बूढ़े अफराद होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनमें ये ज़्यादा सीवियर फॉर्म में आ सकती है, और यंग एज ग्रुप में भी सीवियर फॉर्म में आ सकती है। इसके लिए फिर पेशेंट को हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, और उसके लिए फिर हम लोग आईवी ड्रिप्स या फ्लूइड्स हम लोग देते हैं। उसके साथ आईवी एंटीबायोटिक दी जाती हैं, और जो क्रीम्स, एंटीबायोटिक क्रीम्स होती हैं लगाने वाली फेस पे या बॉडी पे, इवन लोशंस भी वो लगाए जाते हैं। इम्यूनिटी क्योंकि कम हो जाती है और ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ होती है, इसमें मेडिसिन का बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता, तो इसलिए गोश्त से जितना या डेयरी प्रोडक्ट से अगर बीमारी आ गई है बचा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। आपके पास दूसरे ऑप्शन भी होते हैं, चिकन आप खा सकते हैं, या गोट मीट, बकरे का गोश्त आप खा सकते हैं। मिल्क भी आप, डेयरी प्रोडक्ट जो डब्बे के दूध होते हैं वो आप यूज़ करें अगर बीमारी आई हुई, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी को कमज़ोर करती है और आपकी बोन पेंस कराती है, और जो सेल्स होते हैं वायरल फीवर जो सेल्स ख़त्म करते हैं, ये जिस तरह पैनसाइटोपिनिया या न्यूट्रोपिनिया कराती है, जिसमें न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं बनना कम कर देते हैं। इसके साथ दूसरे सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस प्रीडिस्पोज हो जाते हैं, लग जाते हैं, जिसकी वजह से आपको नज़ला, खांसी और दूसरे बीमारियां जिस तरह आजकल डेंगू, टाइफॉइड और दूसरी चीज़ें कॉमन है वो भी इसके साथ शामिल हो सकती हैं, और खुदा ना खास्ता आगे लेटर स्टेज में डेथ भी हो सकती है। इसका इलाज जो होता है एंटीबायोटिक से होता है, हैवी एंटीबायोटिक डोज दी जाती है, और ब्लड टेस्ट में हम लोग CBC करवाते हैं, ब्लड कल्चर्स करवाते हैं, ब्लड कल्चर सेंसिटिविटी, यूरिन DR, यूरिन CS करवाया जाता है उमूमन। फिर आगे जाके क्योंकि लिवर भी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है तो LFTs की तरफ भी हम लोग आते हैं, क्योंकि SGPT ऐसी बीमारी में बढ़ जाता है। और फिर डिजीज़ और एडवांस होती है तो किडनीज़ की तरफ भी चली जाती है, और किडनीज़ में यूरिया, क्रेटिनिन और इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हो जाते हैं और क्रेटिनिन बढ़ जाता है। डॉक्टर जुनैद, देखें अभी जो आपने मुझे बताया है, मैं तो खुद मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ख़तरनाक इसका रिज़ल्ट निकल सकता है। तो लोग अगर आपको ये कह रहे हैं कि इससे इंसानों को कोई ख़तरा नहीं है, या इनका गोश्त खाने से अगर वो फोड़ा जो है उसको साफ़ भी अगर कर दिया जाए, उसके पास साफ़ भी कर दिया जाए, नीचे से गोश्त निकाल के अगर दे दिया जाए, इस किस्म के किसी मफरूज़े पे आपने अमल दरामद नहीं कर रहा है, इसलिए कि 2 टके बचाने के लिए, 2 पैसे बचाने के लिए यकीन करें कि आप अपनी ज़िंदगी से खेल सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर रब्बानी ने भी कहा है कि हो सकता है कि इसमें जान के ख़तरात भी लाहक हो सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे ये मामूली बीमारी नहीं है और इंसान तक ट्रांसफ़र हो सकती है जानवर से, मुतासरा जानवर से, ये बात बता भी दी है। अच्छा, क्यूरेशन इसकी बता दी है डॉक्टर साहब ने कि क्यूरेशन तकरीबन इसका जो एंटीबायोटिक का कोर्स होगा तो तकरीबन ऐसे शख्स के लिए जो मुतासर होता है ऐसे जानवर से, तो उसके लिए जो है वो तकरीबन एंटीबायोटिक का कोर्स लगभग कितने तकरीबन दिन तक का होता है?
जी नॉर्मली एंटीबायोटिक का कोर्स जो हम लोग ओरल फॉर्म में देते हैं 5 से 7 दिन होता है, लेकिन ऐसे पेशेंट में हम लोग 7 से 10 दिन या 14 दिन भी दे सकते हैं। सिवियरिटी पे डिपेंड करता है, कितनी फैल गई है डिजीज़, उस पर डिपेंड करता है। तो उसके लिए हम लोग 10 से 14 दिन आप एक एस्टिमेट लगा लें, हम लोग IV एंटीबायोटिक का कोर्स करते हैं उसमें, ऐसे केसेस में, क्योंकि इसके साथ दूसरे इन्फेक्शन ना हो और हमें एंटीबायोटिक भी फिर देख के डिसाइड करनी पड़ती है जो गुर्दों को मुतासर न करें, क्योंकि इस डिजीज़ में गुर्दे ज़्यादातर मुतासर हो जाते हैं। तो एंटीबायोटिक्स हमें फिर थोड़ी सी मॉडरेट फॉर्म की लेनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा सीवियर फॉर्म की नहीं चाहिए होती, जिसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा इफेक्ट, मतलब क्या कहते हैं, डिस्टर्बेंस की तरफ ना जाए पेशेंट। सही। और डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि एक बड़ा अहम सवाल मुझे मेरे जहन में आया, वो यह है कि हम तो बात कर रहे हैं ना कि अगर उस मुतासरा जानवर का गोश्त हम खा लें या उसका दूध हम पी लें तो ये तमाम चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। अगर कोई शख्स ऐसे जानवर को टच कर ले तो क्या टच के थ्रू भी उस तक ये डिजीज़ पहुंच सकती है? जी बिल्कुल, टच से भी पहुंच सकती है। जिस तरह लोग जो पालते हैं या फिर बच्चे वगैरह जो अगर हाथ लगाते हैं तो डायरेक्ट स्किन टू स्किन कांटेक्ट होता है। जिस तरह आपने चिकन पॉक्स के पेशेंट होते हैं, उसी तरह ये भी एक तरीके की चिकन पॉक्स है, लंपी स्किन डिजीज़, जो कि डायरेक्ट स्प्रेड से भी फैलती है, टच करने से ही फैलती है, और इसकी कोई भी चीज़ अगर हम लोग खाएँ या इसका दूध वगैरह पिएँ तो उससे भी स्प्रेड होती है। ठीक है, यानी कि जो लोग ऐसे कैटल फार्म के लोग जो उनकी देखभाल कर रहे हैं, जैसे कि अभी हम भी एक कैटल फार्म से होके आए थे, तो वहां पर भी लोग एहतियात करें कि ऐसे जानवर को टच करने से आपको गुरेज करना है, और अगर आप टच करते हैं तो फिर उसकी क्या, फिर इसकी जो है वो प्रिकॉशन हो सकता है, या फिर उसकी क्या एक सूरत हो सकती है कि उससे थोड़ा सा बचा जा सके? देखिए, अगर फॉर एग्जांपल टच करना, जिस तरह जो पालते हैं उनको अगर टच करना है तो ग्लव्स पहन के उनके काम किए जा सकते हैं। और अगर फॉर एग्जांपल आप किसी ने टच कर लिया है तो हाथ घर में आके अच्छी तरह वॉश कर ले और सैनिटाइज कर ले। उसके अलावा फिर अगर फॉर एग्जांपल सिम्टम्स होते हैं तो फिर डॉक्टर के पास फ़ौरन जाए, ताकि हम लोग एंटीबायोटिक्स वगैरह लोअर जो कैटेगरी की एंटीबायोटिक्स होती हैं, मतलब जो कम हार्म करेंगी, वो वाली हम लोग स्टार्ट कर सकें, ताकि बड़ी एंटीबायोटिक या इंजेक्टेबल की तरफ जाने की नौबत ना आए। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये क्या किसी भी सूरत में ये इंसानों के लिए भी कंटीजियस साबित हो सकती है? अगर फ़र्ज़ करें कि मेरे घर में कोई एक शख्स है, खुदा न खास्ता, कि अगर उसको ये डिज़ीज़ हो गई और डिज़ीज़ को उसकी तस्दीक होते होते या फिर उसकी रिपोर्ट आते आते ज़रा थोड़ी सी देर हो गई, 1-2 दिन की, इस दौरान में घर में बच्चे भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, वाइफ भी हैं, सबके साथ मेल मिलाप है, तो ऐसे में क्या ये कंटीजियस सूरत हाल इख्तियार कर सकती है? जी बिल्कुल, कंटेजियस होती है। और जब भी मैंने आपको बताया, जिस तरह जानवर से इंसान को ट्रांसफ़र हो रही है, उसी तरह इंसान से इंसान को ट्रांसफ़र हो सकती है। तो यही है कि अगर फॉर एग्जांपल हो जाए तो फिर बच्चे और बूढ़ों जो ज़्यादा मुतासर हो सकते हैं और काफ़ी सिवियरिटी में जा सकते हैं, तो उनको थोड़ा सा दूर रखा जाए। अगर फीवर आपको होता है तो कोशिश करें फ़ौरन टेस्ट करवा लें या करीबी डॉक्टर के पास चले जाएँ, ताकि वो आपके जितने भी टेस्ट हैं वो आपके करवा लें और हमें जल्दी से जल्दी रिपोर्ट मिल जाए, क्योंकि CBC उम्मन ज़्यादातर कराया जाता है, उसकी रिपोर्ट 2 से 3 घंटे में आ जाती है। तो जितनी जल्दी रिपोर्ट आएगी, हमें थोड़ा सा शुबा पता चल जाएगा कि आप में वायरल इलनेस आ गई है। उसके बाद फिर हम लोग कल्चर की तरफ जाते हैं। अगर कोई सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है और फिर इन्फेक्शन सही नहीं हो रहा था, तो एंटीबायोटिक कौन सी आप पे सूट करेगी, उसकी तरफ हम लोग जाते हैं। बिल्कुल सही है, और मैं यहाँ पे इनकी एक बात को टो करूँगी, क्योंकि एक सवाल के साथ ही एक और सीन मेरे जहन में आ रहा है, और वो अचानक ही इस वजह से आया है क्योंकि इनके सवाल से मुझे याद आया कि ये भी तो एक मसला हो सकता है। वो ये कि देखिए, इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं ना, वो हम बात कर रहे हैं कि घर के अंदर रहने वाले लोग। अब अगर आपको याद हो कि इससे पहले भी हम एक प्रोग्राम कर चुके हैं और आप इर्द गिर्द भी देख रहे हैं कि मुसलसल आपको किसी भी पुल के नीचे गाय आपको जो है वो चरती हुई नजर आएंगी, कचरा चरती हुई नजर आएंगी, और उसके पीछे 2-3 बच्चे होते हैं जो कि वो बच्चे होते हैं जिनको हम खाना बदोश बच्चे कहते हैं। इनकी तादाद बहुत ज्यादा होती है। खाना बदोशों की आपको पता है कि इनके कुनबे बहुत बड़े बड़े होते हैं, और बच्चे जो होते हैं वो लेके निकले होते हैं बहुत सारी गाय को। उनमें से अगर एक गाय को या एक रेवड़ को अगर ये डिजीज है, और वो बच्चे, जाहिर है कि आप उन बच्चों को या उनके इवन के घर वालों को भी आप एजुकेट नहीं कर सकते, उनको ये समझा नहीं सकते कि ये लंपी डिजीज क्या है। उनके लिए वो एक आम सी एक बीमारी है, वो उसको टच भी करेंगे, वो उसका दूध भी पियेंगे, क्योंकि उनको उस चीज का, इस सूरत हाल में उनका पूरा जो, जहाँ पर उनका खाना बदोशों का पूरा कबीला बैठा होता है, और वो बहुत, मैंने आपको जैसे बताया कि बहुत ही बड़े बड़े ख़ानदान होते हैं, बहुत सारे उसमें एक घर के अंदर अफराद होते हैं, तो वो तमाम लोगों में ये डिज़ीज़ फैलने का एहतमाल है, क्योंकि ये कंटीजियस फॉर्म में किसी वक्त भी कन्वर्ट हो सकती है। तो इसकी एहतियात हमें अलग से करनी होगी।
अच्छा, अब मुझे ज़रा तो बताइएगा कि प्रोग्राम का आखिरी सवाल वो ये कि एहतियात फिलहाल आम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, जबकि आने वाले दिनों में आपको पता है कि ये अब कॉर्नर पर रमज़ान है, ईद के बकरा ईद आने में फिर वो ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, लोग एक एक महीना पहले ही जानवर खरीदने के लिए चले जाते हैं मंडी में। और अगर ये डिजीज़ अभी कंट्रोल ना की गई तो क्या आपको लगता है कि फिर हमें इसकी एक एहतियात और अच्छा खासा एक हमें जो है वो एक बुरा सीन हमें मिल सकता है देखने को बकरा ईद पे भी? जी बिल्कुल, इसकी एहतियात यही है, मतलब जितना जानवरों से दूर रहा जाए, ख़ास तौर पे गाय से, उतना बेहतर है, क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट से भी फैल रही है और अगर इसका हाथ वगैरह मतलब लग जाए, किसी और से टच हो जाए तो फिर उससे भी स्प्रेड हो रही है। तो जानवरों से जितना दूर रहा जाए उतना बेहतर है। और खाने के लिए आप गाय का गोश्त और मिल्क जो है बिल्कुल अवॉइड करें फ़िलहाल। अभी तो फ़िलहाल इसका और कोई मतलब सोल्यूशन नहीं। आगे जो बकरा ईद आने वाली है, अब सिर्फ चंद महीनों की बात रह गई है, क्योंकि अब रमज़ान के फ़ौरन बाद आपको पता है कि जैसे ईद आती है उसके कुछ ही दिन के बाद बहुत से लोग होते हैं वो जानवर ले आते हैं और अमूमन गाय ही लेकर आते हैं, बकरे इतने नहीं लेके आते, गाय ही लेकर आते हैं। तो क्या आने वाले दिनों में हम कोई देख रहे हैं कि कोई खुदा ना खास्ता अगर ये डिजीज़ काबू में नहीं आई तो इसका अफेक्ट बकरा ईद पर भी पड़ सकता है? देखिए, अगर ये काबू में नहीं आई तो बकरा ईद पे भी पड़ सकता है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है, तो 2 से 3 हफ्ते के बाद ये क्योर हो जाएगी। जब तक कि आप गाय को हाथ वगैरह ना लगाएं उस दौरान, क्योंकि 2 से 3 हफ्ते के बाद अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट हो गया गाय का या फिर जानवरों का तो ये सही भी हो सकती है और फिर इंशाल्लाह सही हो जाएगी। तो बकरा ईद में अभी टाइम है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बेहतरी होगी। सर, ये मुझे थोड़ा सा आपसे, चूँकि आप डॉक्टर हैं, तो ज़रा मालूम करना चाहती हूँ वो ये कि क्या ये क्योरेबल है जानवरों में भी, इनका कोई इलाज है या फिर तल्फी करने पड़ेंगे जानवर? देखें, जानवरों में जो वही वाली बात है, जिस तरह इंसान होते हैं उसी तरह मतलब जानवरों की इम्यूनिटी भी होती है। अगर जिन जानवरों की इम्यूनिटी अच्छी है तो वो इस डिज़ीज़ को क्रॉस कर जाएंगे। जिस तरह कोरोना या कोविड आया था, तो जिन लोगों ने मतलब जिनकी इम्यूनिटी अच्छी थी अल्लाह की तरफ से, तो वो इस डिज़ीज़ को मतलब काफ़ी जिनको हुआ था वो सेहतमंद भी हो गए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जुनैद रब्बानी। और यहाँ पर प्रोग्राम का इख्तिताम करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि देखिए, मैं जानती हूँ कि कोविड के बाद और कोविड में ख़ास तौर पे कि लोगों का कारोबार बिल्कुल तबाह होकर रह गया, रोज़गार के दरवाजे बंद हो गए, सब मैं जानती हूँ, आप भी जानते हैं। लेकिन इस वक्त ये जो उफ्ताद आई हुई है लंपी स्किन डिजीज़ के हवाले से, तो खुदा के लिए अपने ईमान पर सौदा मत कीजिए। और अगर कोई ऐसा जानवर है या तो उसका इलाज करवाइए या फिर खुदा के लिए उसका किसी भी तरीके से उसका रोकिए आप अपने पैमाने पर कि वो गोश्त और दूध लोगों तक ना पहुंचने पाए, इसलिए ऐसे जानवर को या तो तल्फ कर दें या फिर आप उसका इलाज करवाएं। लेकिन किसी भी सूरत में ऐसे जानवर को, किसी व्यापार को मत बेचिए, ऐसे लोगों को मत बेचिए जो कि सस्ते दामों गोश्त और दूध लोगों को पहुंचाने के एवज उस ऐसे अफेक्टेड जानवर को खरीदेंगे सस्ते दामों। इस तरह होगा ये कि एक दफ़ा अगर आपने इस बीमारी को काबू में कर लिया तो ये याद रखिएगा कि फिर हम बकरा ईद के लिए भी किसी हद तक महफूज रह सकते हैं। अदरवाइज अगर ये बीमारी काबू में नहीं आई तो ये याद रखिएगा कि इस साल फिर आपकी बकरा ईद बहुत मुश्किल होगी और बहुत ख़तरनाक भी हो सकती है। अल्लाह हमें बचाए रखे। लेकिन आज का प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि जिन लोगों को अभी तक इस डिजीज़ के हवाले से मालूम नहीं था या कोई इबाम था वो हम क्लियर कर दें। चीकुटा कराची में आज के लिए बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।